नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रतन टाटा सर के गुजर जाने के बाद भारत में जो उनके करीबी हैं और जो उनके करीबी नहीं हैं, भारत तो छोड़ो पूरी दुनिया के लोग अवसाद में हैं, क्योंकि ऐसी महान प्रतिभा के धनी व्यक्ति दुनिया में कभी कभार ही जन्म लेते हैं। उनका जो व्यावसायिक जीवन रहा है और उनका जो निजी जीवन रहा है, दोनों बहुत संघर्षपूर्ण रहे हैं। आप और मैं अगर उनकी जगह पर होते तो शायद डगमगा जाते, हिल जाते, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त संघर्षों का सामना किया है। ऐसी बातें मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जिनको सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन है जो है खिसक जाएगी। आप स्तब्ध रह जाएंगे, चौंक जाएंगे कि ये किन बातों का खुलासा मैंने कर दिया है आज इस वीडियो में। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आज के जो सबसे बड़े सवाल हैं वो खड़े ये हो रहे हैं कि 400 अरब डॉलर का उन्होंने जो साम्राज्य खड़ा किया है, आगे उसको कौन संभालेगा, कौन उसको चलाएगा। रतन टाटा सर की नेटवर्थ जो थी वो थी 3800 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, बहुत बड़ा नंबर है। ये उनकी पर्सनल इनकम हुआ करती थी उनकी कंपनी से। 100 से ज़्यादा कंपनियों के वो मालिक थे और ये 100 से ज़्यादा कंपनियां 121 देशों में सीधा व्यापार करती थी, जैसे कि टाटा स्टील्स हो गया, टाटा नमक हो गया, एयरलाइंस विस्तारा हो गई, उनकी फास्ट ट्रैक हो गई, जूडियो हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा पावर्स हो गया। इस तरह की बहुत सारी उनकी कंपनियां थी जो आप पूरी जानते भी नहीं होंगे, मैं भी पूरी नहीं जानता हूं इस तरह से, ठीक है। और रतन टाटा सर 150 करोड़ के घर में रहते थे। ये सुनकर आप चौंक जाओगे, 150 करोड़ के घर में, इतना बड़ा व्यक्ति सिर्फ 150 करोड़ के घर में, जबकि अनिल अंबानी का घर एंटेलिया जो है वो 8-8.5 हज़ार करोड़ का है, और रतन टाटा सर का घर सिर्फ 150 करोड़ का, क्योंकि वो सिंपल सादा जीवन जीते थे। उनका मानना था कि सादा जीवन उच्च विचार, और वास्तव में वो प्रतिभा के धनी व्यक्ति भी थे, इस तरह से वो मानते थे, तो करके भी दिखाते थे। उनको अपनी ज़िंदगी में 4 बार प्रेम हुआ है, जो अंत तक पहुँचते पहुँचते यानी कि उनकी शादी होते होते किसी न किसी कारण से रह गई है। चाहे वो भारत चीन का युद्ध रहा हो, चाहे उनका खुद का डर रहा हो, या लड़की ने ही उनको छोड़ दिया हो। इस तरह से 4 कारणों की वजह से ही उनकी जो ज़िंदगी है उनमें शादी नहीं हो पाई। रतन टाटा सर का नाम जो है वो कभी भी जो विश्व के सबसे अमीर लोग हैं उसमें कभी नहीं आया है। इसका सबसे बड़ा कारण वो स्वयं रहे हैं, क्योंकि वो पारसी धर्म को बिलोंग करते थे, और पारसी धर्म के लोगों का मानना होता है कि पैसा कमाओ, अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने पास रखो, थोड़ा बहुत और रख लो, बाकी जो पैसा है वो परमार्थ के कार्यों में लगाओ। और बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने किया है। उनकी जो टाटा ग्रुप था जिसके अंडर में सारी कंपनियां काम करती थी, उनकी टाटा ग्रुप में उनका सारा पैसा आता था, और उस सारे पैसे को वो परमार्थ के कार्यों में लगाते थे, और सिर्फ 1% पैसा ही उनके परिवार के लोगों के पास जाता था, बाकी पूरा पैसा वो परमार्थ के कार्य में लगाते थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इतना पैसा कोई परमार्थ के कार्य में लगा दे बड़ा मुश्किल है आज के टाइम पर। हमारे जेब से 10 रुपये नहीं छूटते हैं, इतने करोड़ अरबों रुपये उन्होंने लगा दिए, बहुत बड़ी बात है। उनके कई सारे कैंसर हॉस्पिटल्स है जो बॉम्बे में भी चलते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में चलते हैं, जो फ्री में इलाज करते हैं। कई सारी उनकी संस्थाएँ हैं जो पेट एनिमल्स हैं उनका भी ध्यान रखती हैं। उनका शौक था स्ट्रीट डॉग्स को पालना करना, तो ये भी उनके लिए भी उन्होंने संस्थाएं बना रखी थी, जिसके बारे में आप और मैं तो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं अभी तक। जो भी उन्होंने मुझे भी जब पता चला, जब मैंने उनके बारे में रिसर्च की, तो मुझे मालूम पड़ा। उनका जो जन्म है वो हुआ था 28 दिसंबर 1937 को, गुजरात में उनका जन्म होता है, और जन्म के कुछ सालों बाद वो बम्बई में शिफ्ट कर जाते हैं, जो आज की मुंबई है, वहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। वहाँ उनकी जो प्राइमरी की पढ़ाई है, वो शिक्षा है, वो बॉम्बे रेजिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में होती है। जब वो मात्र 10 साल के होते हैं, उस वक्त उनके माता पिता का तलाक हो जाता है। उस वक्त 1947 में तलाक हो जाना एक बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। आज के टाइम पे भी ये बड़ी बात है, लेकिन 1947 का समय आप सोचिए, उस समय का समय कैसा रहा होगा। जब ये खबर उन्होंने सुनी तो उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा, और झटका और बढ़ गया उनका तब जब उनकी माता ने किसी अन्य व्यक्ति से शादी कर ली। तो इस वजह से उनकी स्कूल में कई बार रैगिंग भी हुई। इतनी रैगिंग होने के बाद में भी बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत देखो कितनी ज़बरदस्त रही होगी, उनकी स्ट्रेंथ देखो कितनी पावरफुल रही होगी कि वो इन सब हालातों से लड़े, उसके बाद वो आगे बढ़े। दादी नवाज भाई टाटा ने उनका आगे जो है पालन पोषण किया, क्योंकि सौतेली माँ ने उनका पालन पोषण नहीं किया। सौतेली माँ से उनके 2 भाई और हुए हैं, जिमी टाटा और नोएल टाटा, उनके 2 भाई हुए हैं, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ के साथ नहीं रहते थे। उनकी दादी नवाज भाई टाटा ने उनका पालन पोषण और उनकी पढ़ाई तक सारा ध्यान जो रखा है वो उनकी दादी नवाज भाई टाटा ने ही रखा है। इंजीनियरिंग के लिए न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला करवाया गया। वहाँ इंजीनियरिंग करने के लिए वो गए, लेकिन वो आर्किटेक्ट बनना चाहते थे। दादी ने उनको इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा, लेकिन जब उनकी डिग्री कंप्लीट हुई तो पता चला कि उन्होंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की जो है डिग्री वहाँ से कंप्लीट कर ली है। उसके बाद उन्होंने जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को डोनेशन दिया, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने उस
यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन का डोनेशन दिया, जो आज के टाइम पे करीब करीब 400 करोड़ से प्लस हो जाता है, यानी 4-5 अरब, 4-4.5 अरब, 5 अरब के आसपास की रकम होती है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि 1960 में उन्हें न्यूयॉर्क में एक विदेशी युवती से प्यार होता है जो भारतीय मूल की ही थी, पर विदेश में किसी कारणवश जाकर बस गए। उसके बाद समय आता है 1962 का। 1962 में भारत चीन का युद्ध शुरू हो जाता है और एक और बड़ी घटना घटती है कि उनकी दादी है जो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज हो जाती है, जिसके कारण रतन टाटा सर को विदेश से भारत आना पड़ता है। उस वक्त उनकी जो प्रेमिका होती है वो भी भारत आना चाहती है, लेकिन उनके माता पिता हैं जो उनको अलाउ नहीं करते हैं, वो उनको आने नहीं देते हैं और उनकी प्रेमिका की वहीं शादी कर देते हैं। इस बात से रतन टाटा सर काफ़ी दुखी होते हैं, लेकिन उनका ये मानना हमेशा से रहा है कि प्रेम और व्यवसाय और अपने काम में सबसे जो इम्पोर्टेंस उनकी रही है, वो अपने काम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। इस बात को भूलकर वो आगे बढ़े। फिर समय आता है 1970 से 80 के दशक का। वहाँ उन्हें लॉस एंजलिस के अंदर जिम्मी गरेवाल नाम की एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से प्रेम हो जाता है, जो बेहद खूबसूरत है दिखने में। उन्होंने भी एक 2011 में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि टाटा एक परफेक्ट जेंटलमैन है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है जो ज़बरदस्त है, वो बहुत ही नाइस और शानदार प्रतिभा और व्यक्तित्ववान व्यक्ति हैं और पैसे का उन्हें ज़रा भी घमंड नहीं है और वो पैसे को कभी भी इतनी तवज्जो नहीं देते हैं जितनी वो अपने व्यवहार और अपने काम को तवज्जो देते हैं। ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन सिम्मी ने भी पता नहीं क्यों उन्हें छोड़ दिया और 1979 में दिल्ली के रवि मोहन नाम के एक बिजनेसमैन से वो शादी कर लेती हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती हैं। पर कुछ समय बाद सिम्मी गरेवाल का उनसे भी तलाक हो जाता है। हाल ही में रतन टाटा की मौत की खबर सुनकर जिम्मी गरेवाल काफ़ी दुखी हुई और उन्होंने पोस्ट किया और लिखा, तुम चले गए, अलविदा मेरे दोस्त, आपकी क्षति को सहन करना बेहद कठिन होगा। इस तरह से उन्होंने पोस्ट डाली और रियल में वो दुखी दिखाई भी पड़ रही हैं। उनको काफ़ी सारे शौक थे रतन टाटा सर को। साल में एक बार वो वेकेशन पर जाते थे और जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं उनसे उनको विशेष प्यार था। उनके लिए उन्होंने अपने जो कार्यस्थल पर है उनकी देखरेख के लिए उन्होंने एक अलग से जगह भी बनाई थी। अमेरिका का जो लड़ाकू विमान है F-16, उसको उड़ाने वाले पहले भारतीय बुजुर्ग हैं और उसको उन्होंने 69 की एज में उड़ाया था, 70 की एज में उड़ाया था। आप सोचो 70, 69, एक कम 70, उस एज में उड़ाया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 70 की एज में आप ढंग से चल नहीं पाओगे। उन्होंने एक ऐसे विमान को उड़ाया था जो एक लड़ाकू विमान है। वो एक ट्रेंड लाइसेंस पायलट थे, लाइसेंस था उनके पास विमान से उड़ाने का, इतने ज़बरदस्त वो व्यक्ति थे। उनके पिता का नाम था नेवल टाटा और चाचा थे R.D. टाटा। चाचा R.D. टाटा के स्थान पर ही उन्होंने जो टाटा ग्रुप है उसके अध्यक्ष बने, उसको संभाला आगे और उसको एक नई बुलंदियों पर पहुंचाया है, जिसके गवाह आप, मैं, हम सब हैं। उनके सौतेले भाई हैं जिम्मी और नोएल टाटा। अब आप सोच रहे होंगे कि उनको आगे कौन उनके बिजनेस को टेक ओवर करेगा, कौन संभालेगा। तो उनके दो भाई हैं रतन टाटा जी के, जिम्मी टाटा और नोएल टाटा। जिम्मी टाटा के कोई भी बच्चे नहीं है तो वो इस रेस में पीछे हो जाते हैं। नोएल टाटा इसको बिजनेस को आगे संभाल सकते हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, लिया, माया और नेविल। लिया अभी टाटा सॉल्ट के अंदर काम कर रही हैं और माया भी काम कर रही हैं और लेविन भी। ये टाटा के अंदर बड़े स्तर पे काम नहीं कर रहे हैं। टाटा की जो छोटे छोटे कंपनियां हैं, टाटा सॉल्ट जो बहुत बड़ी कंपनी है वैसे हमारे हिसाब से तो, पर टाटा ग्रुप के आगे वो बहुत छोटी कंपनी है, तो उसी के अंदर वो अपना काम कर रही हैं, अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, अपने आप को तराश रहे हैं ताकि वो इस ग्रुप में और आगे बढ़कर बड़े ओहदे पर आ जाएं। नटराजन चंद्रशेखर भी टाटा के अध्यक्ष हैं, जो साइरस मिस्त्री के इस्तीफा देने के बाद इस कंपनी में कंटिन्यू बने हैं। रतन टाटा सर के जो निजी सहायक थे शांतनु नायडू, वो उनके बेहद करीबी माने जाते रहे हैं, क्योंकि शांतनु नायडू ने जब न्यूयॉर्क से अपनी डिग्री कंप्लीट की तो उन्होंने रतन टाटा सर से कहा कि आप मेरी जो डिग्री कंप्लीट का जो फंक्शन है उस पर आप आएंगे। तो रतन टाटा सर ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा और वो अपने वादे के पक्के थे, वहाँ गए भी और इस उम्र में गए। यार अभी की बात है, ये तो कोई पुरानी बात नहीं है। 2008 की बात मैं आपको बता दूँ, 2008 में दिल्ली में टाटा नैनो को उन्होंने दिल्ली ऑटो एक्सपो में रिप्रेजेंट किया था और 2009 में 1 लाख रुपए में इस कार को रिलीज़ किया था। इसका बेस मॉडल 1 लाख रुपए में आता था। उन्होंने समझा भारतीय लोग स्कूटर उस वक्त काफ़ी प्रचलन में था, स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पर किस तरह से जाते हैं, अपनी फैमिली को लेकर के जाते हैं, इसलिए उन्होंने एक ऐसी कार का कॉन्सेप्ट लेके आया जो स्कूटर और गाड़ी के प्राइस में आ सकती थी। 1 लाख रुपए में वो गाड़ी आ जाती थी। आप सोचिए 1 लाख रुपए में वो गाड़ी आ जाती थी। उनकी उस दूरदर्शी सोच को देखिए।
वो गाड़ी पता नहीं कैसे पिट गई। आज ईवी की कॉमेट आती है जो नैनो से भी छोटी है, लोग उसको भी खरीदना पसंद कर रहे हैं। उस वक्त लोगों ने पता नहीं उस कार को कैसे नहीं देखा, कैसे नहीं समझा। 30 दिसंबर 1998 को टाटा की एक कार लॉन्च हुई, टाटा इंडिगा, जो भारत की पहली स्वदेशी कार थी, मेड इन इंडिया पहली कार थी भारत की, जिसका डिज़ाइन और डेवलपमेंट पूर्ण रूप से भारत के अंदर किया गया, पहली मेड इन इंडिया कार थी। इससे पहले मारुति सुजुकी ने 14 दिसंबर 1983 को अपनी कार लॉन्च की थी। कौन सी, सब जानते होंगे, मारुति 800 की मैं बात कर रहा हूँ। वो जापानी कंपनी थी। लेकिन टाटा इंडिका कार के फेल होने के बाद जो फोर्ड कंपनी के ओनर हैं बिल फोर्ड, उन्होंने रतन टाटा का मजाक उड़ाया था और कहा था कि जब आपको कार बनाना ही नहीं आती तो उस धंधे में आप घुसे ही गए, उस पेशे में आप गए ही क्यों। इस तरह से उन्होंने मजाक बनाया। फिर बात आती है 2008 की, जब फोर्ड बहुत बड़े घाटे से गुजर रही थी तो रतन टाटा को ये बात मालूम पड़ी और वो वहाँ गए, कहाँ, अमेरिका, बिल फोर्ड के पास, और उन्हें कंगाले से बचाया और 2.3 अरब डॉलर में उनकी कंपनी को खरीद लिया। फोर्ड 3 कंपनियों को और रन करती थी, लैंड रोवर, रेंज रोवर और जगुआर। ये तीनों आज एक ही ब्रांड है, टाटा। हम आज गर्व से कह सकते हैं कि रेंज रोवर कोई कंपनी, कौन सी कंपनी है रेंज रोवर? टाटा की कंपनी है रेंज रोवर। जगुआर कौन सी है? टाटा की कंपनी है। लैंड रोवर जो रेंज रोवर को ओन करती है वो कौन सी कंपनी? टाटा की कंपनी। हमें भी ये कहते हुए गर्व होता है। रतन टाटा सर के 4 जो वाक्य हैं, आदर्श वाक्य, जिनको वो मानते थे, हमेशा कहते भी थे, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि ज़िंदगी टीवी सीरियल नहीं होती, असल ज़िंदगी में सिर्फ काम और काम ही होता है सिर्फ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि वो अपने काम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे और इसीलिए उनकी जो लव लाइफ है वो कभी सक्सेस नहीं हो पाई। इस वाक्य में वो चीज़ झलक कर आती है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा उनका आदर्श वाक्य है, आप तेज़ चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलिए। बिल्कुल, कितनी गजब की बात उन्होंने कही है। तीसरी बात है, अगर लोग आपको पत्थर मारेंगे तो इनका इस्तेमाल आप महल बनाने में कीजिए, पत्थर मारने में तो वेस्ट करेंगे तो आपका समय भी खराब होगा और चोट भी लगेगी। घर बनाकर आप उससे सुरक्षित भी हो सकते हैं और घर भी बन जाएगा, दोनों बात हो जाएगी। और हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, बिल्कुल सभी की इंटेलिजेंस अलग अलग होती है, पर अवसर समान होते हैं प्रतिभा विकसित करने के लिए। उनके ये आदर्श वाक्य थे और इन आदर्श वाक्यों पर चलकर वो आज इन ऊंचाइयों को छू गए कि आज हम सबके दिलों में वो विराज रहे हैं और हमेशा विराजते रहेंगे। ऐसे महान प्रतिभा के धनी व्यक्ति को मैं सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।